आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, राष्ट्रीय हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है और आपके साथ हूं मैं अंजना राठौर। नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के आखिरी दिन भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीत लिया है। उन्होंने बैडमिंटन वुमेन्स के सिंगल मुकाबले में कनाडा की मिशेली ली को हराकर गोल्ड पर कब्जा किया। सिंधु ने इससे पहले सेमीफाइनल मैच में भी शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने इसे बरकरार रखा और गोल्ड अपने नाम किया। भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में ये 19वां गोल्ड मेडल है। सिंधु ने फाइनल मैच में कनाडा की शटलर मिशेली ली को 2-0 से हराया। इस जीत के साथ ही उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। सिंधु ने फाइनल के पहले गेम में उससे पहले ही उन्होंने अपनी बढ़त बना ली थी। उन्होंने शानदार शुरुआत करते हुए पहला गेम 21-15 से जीत लिया था। इसके बाद वे दूसरे गेम में भी बढ़त के साथ खेल रही थी, लेकिन इस बीच मिशेल भी बढ़त के प्रयास में थी, हालांकि वे सफल नहीं हो सकी। सिंधु ने दूसरा गेम भी जीत लिया। उन्होंने इसमें 21-13 से जीत दर्ज की। गौरतलब है कि ये भारत का बैडमिंटन में पहला गोल्ड मेडल है। टीम इंडिया अब 19 गोल्ड मेडल के साथ टैली में चौथे स्थान पर पहुंच गई है। भारत ने गोल्ड के साथ साथ 15 सिल्वर और 22 ब्रॉन्ज मेडल भी जीते हैं। अब भारत के पास कुल 56 मेडल हो गए हैं। इस मामले में कनाडा तीसरे स्थान पर है। कनाडा के पास 26 गोल्ड मेडल हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया 66 गोल्ड मेडल्स के साथ पहले स्थान पर बनी हुई है। नोएडा की सोसाइटी में महिला के साथ बदसलूकी के मामले में चर्चा में आए श्रीकांत त्यागी के खिलाफ यूपी सरकार सख्त हो गई है। इसके साथ ही अब जीएसटी की टीम नोएडा के भंगेल इलाके में श्रीकांत त्यागी के ठिकानों पर छापेमारी करने पहुंची है। यहां त्यागी की करीब 15 दुकानें हैं। इससे पहले प्रशासन ने सोमवार को सेक्टर 93 स्थित ओमैक्स सोसाइटी में आरोपी का अवैध निर्माण गिराया और अब उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। भंगेल इलाके में आरोपी श्रीकांत त्यागी के मार्केट में जीएसटी की टीम पहुंची है। यह श्रीकांत का धर्म काटा है। टीम दस्तावेज की जांच कर रही है। इसी मार्केट से श्रीकांत त्यागी को लाखों रुपए का किराया मिलता है। बता दें कि श्रीकांत त्यागी के मुद्दे पर यूपी सरकार का गृह विभाग एक्शन में आ गया है। गृह विभाग के कमांड सेंटर में गृह सचिव अवनीश अवस्थी खुद बैठकर मामले को मॉनिटर कर रहे हैं। अवनीश अवस्थी ने कार्रवाई की कमान हाथ में लेते हुए जांच के लिए सभी पुलिस टीमों से संपर्क साधा हुआ है। नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी को पकड़ने के लिए यूपी सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। फरार आरोपी की तलाश में अब पुलिस टीमों के अलावा स्पेशल टास्क फोर्स को भी लगा दिया गया है। वहीं सर्चिंग में पता चला है कि हरिद्वार में कुछ देर के लिए श्रीकांत का फोन ऑन हुआ था और फिर उसके बाद फोन बंद हो गया। अब पुलिस आरोपी की जल्द ही गिरफ्तारी कर लेने का दावा कर रही है। सोमवार को सेक्टर 93 स्थित ओमैक्स सोसाइटी में आरोपी का अवैध निर्माण गिरा दिया गया और अब उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि नोएडा की सोसाइटी में अतिक्रमण को लेकर एक महिला से श्रीकांत त्यागी का विवाद हो गया था। खुद को बीजेपी नेता बताने वाले दबंग ने उस दौरान महिला से गाली गलौज कर दी थी, साथ ही मारपीट पर भी उतारू हो गया था। आरोपी ने अपने फ्लैट के आसपास अतिक्रमण कर रखा था और सोसाइटी का मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं देता था। यही नहीं, अथॉरिटी के नोटिस को भी अपने रसूख से रुकवा देता था। महिला से बदसलूकी का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आई और अब उसका अवैध निर्माण भी तोड़ दिया गया है बुलडोजर के जरिए। दिल्ली की राउत एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता को 3 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने एचसी गुप्ता को यह सजा नागपुर की एक निजी कंपनी को कोयला खदान आवंटन में धांधली को लेकर सुनाई है। यह केस महाराष्ट्र की एक कोयला खदान से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने इसी मामले में कोयला मंत्रालय के पूर्व संयुक्त सचिव केएस क्रोफा को भी 2 साल की सजा सुनाई है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने दोनों ही लोगों को पिछले हफ्ते अदालत ने दोषी ठहराया था। वहीं
कोर्ट ने इस मामले में निजी कंपनी के निदेशक मुकेश गुप्ता को भी 4 साल की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने इन सभी को आपराधिक साजिश रचने और धोखाधड़ी में शामिल होने का दोषी करार दिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने साल 2012 में महाराष्ट्र कोल ब्लॉक कोयला आवंटन को घोटाले के मामले में दोषी करार दिए गए पूर्व कोयला सचिव HC गुप्ता को कोयला मंत्रालय में पूर्व संयुक्त सचिव KS क्रोफा की सजा और फैसला 3 दिन पहले सुरक्षित रख लिया था। स्पेशल जज अरुण भारद्वाज ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आज फैसला सुनाने का आदेश दिया। बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार की चर्चा के बीच एक बेहद ही अहम खबर जो है सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी पता चला है कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस सरकार का कैबिनेट विस्तार कल हो सकता है। इस मंत्रिमंडल में 20 से ज्यादा मंत्री शपथ ले सकते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र 10 अगस्त से 18 अगस्त तक होने की संभावना है, क्योंकि 19 अगस्त को जन्माष्टमी का त्योहार है। इससे पहले खबर आई थी कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 15 अगस्त से पहले कम से कम 15 मंत्रियों को शामिल करके अपना मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस से बार-बार पत्रकारों से पूछने पर कहा गया है कि आपकी सोच से पहले महाराष्ट्र का जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो हो जाएगा। तो वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि सरकार का काम किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि वो और उप मुख्यमंत्री सरकार के निर्णय ले रहे हैं। महाराष्ट्र को लेकर कयासबाजी चल रही थी कि सरकार का गठन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चलने की वजह से रुका हुआ है। तो वहीं इस मामले पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया है कि कैबिनेट विस्तार और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एक दूसरे से कोई भी लेना देना नहीं है। जितना आप सोचते हैं उससे भी पहले कैबिनेट विस्तार हो जाएगा। फडणवीस ने आगे कहा कि विपक्ष के नेता अजित पवार के पास आलोचना करने के लिए कोई विकल्प नहीं है। हालांकि वो भूल गए होंगे कि उनके समय में 32 दिन तक सिर्फ 5 मंत्री थे। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे के शिवसेना से बगावत करने के बाद उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद 30 जून को एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। ये दोनों तब से ही 2 सदस्यीय कैबिनेट के रूप में काम कर रहे हैं। अब जिसके बाद अब ये खबर तब से उनका कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ था, लेकिन अब खबर सामने आ रही है। ऐसा जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि कल कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। पात्रा चौल घोटाले में ईडी के निशाने पर चल रहे शिवसेना सांसद संजय राउत को फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। अदालत ने राउत को 22 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आज संजय राउत की हिरासत का समय खत्म हो गया था, जिसके बाद उन्हें ईडी की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया और अदालत ने उन्हें 22 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले उन्हें 4 अगस्त को विशेष अदालत में पेश किया गया था। तब ईडी को राउत की कस्टडी 8 अगस्त तक के लिए मिली थी। राउत को 1 अगस्त को भी ईडी के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था। ईडी ने उनकी 8 दिनों की कस्टडी की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें 4 अगस्त तक हिरासत में भेजा था। आपको बता दें कि ईडी ने पीएमएलए के तहत आधी 31 अगस्त की रात यानी 12 बजे संजय की गिरफ्तारी दिखाई थी। रात 12:30 बजे संजय के भाई सुनील राउत ईडी दफ्तर पहुंचे थे। बाद में सुनील अपने साथ एक बैग लेकर वापस अंदर गए थे। संजय राउत की गिरफ्तारी के बारे में संजय राउत के भाई सुनील राउत ने कहा था कि ईडी संजय राउत से डरती है, इसीलिए गिरफ्तार कर लिया है। सुनील ने कहा था कि फर्जी दस्तावेज के सहारे संजय राउत को पात्रा चौल से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। यही गिरफ्तारी सिर्फ उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई है। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को आज विदाई दी गई। सभी सांसदों ने उनके कार्यकाल को याद किया। इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि देश को उपराष्ट्रपति का अनुभव प्राप्त होता रहेगा। आपने सभी भूमिकाओं को बेहतर तरह से निभाया है। पीएम ने कहा कि आपको कई भूमिकाओं में मैंने देखा है। उन्होंने आगे कहा कि आज हम सबको यहाँ राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को उनके कार्यकाल के समापन पर धन्यवाद देने के लिए मौजूद हैं। ये इस सदन के लिए बहुत ही भावुक क्षण है। सभा के कई ऐतिहासिक क्षण आपकी गरमाई उपस्थिति से जुड़े हैं। पीएम मोदी ने इस दौरान भावुक होकर कहा, आप कई बार ऐसा कह चुके हैं कि मैं राजनीतिक से रिटायर हुआ हूं, मगर सार्वजनिक जीवन से नहीं थका हूं।
पीएम मोदी ने कहा कि आपके अनुभवों का लाभ आगे भी देश को मिलता रहेगा। हम जैसे अनेक सार्वजनिक जीवन के कार्यकर्ताओं को भी लाभ मिलता रहेगा। राज्यसभा में पीएम मोदी ने कहा कि अगर हमारे अंदर देश के लिए भावना हो, बात कहने की कला हो, भाषा की विविधता में मजबूत आस्था हो तो भाषा कभी दीवार नहीं बनती है। इसे आपने कर दिखाया है। उन्होंने आगे कहा कि हम इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस बार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री सब ऐसे लोग हैं जिन्होंने आजाद भारत में जन्म लिया है। सभी एक साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं। ये देश का नया युग दर्शाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।